मेरी आवाज में सब कुछ साफ है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ जी। चलिए ठीक है। ठीक है रवि, आराम से बैठ जाओ कंफर्टेबल होके, ठीक है। और जैसे ऑनलाइन क्लास के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करो और सवाल पूछो। इट्स अ न्यू बैच, ठीक है। अभी और स्टूडेंट्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे, तब तक आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फ्रेश बैच है और हम ये मानकर चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और आपने किसी का वीजा लगवाना है और वो भी शेनेगन वीजा लगवाना है, ठीक है। तो जब आपने शेनेगन वीजा लगवाना है तो सबसे पहला आपको ये मालूम होना चाहिए कि शेनेगन के अंदर कंट्रीज कितनी आती हैं। तो शेनेगन के अंदर 27 कंट्रीज आती हैं, जैसा कि आप ज्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक कंट्री अगर आपको वीजा दे देती है तो आप बाकी 26 कंट्रीज में भी जा सकते हैं। शेनेगन के केस में अगर कोई एक कंट्री भी आपको वीजा दे रही है तो आप बाकी 26 कंट्रीज में भी जा सकते हैं। और कुछ और ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको शेनेगन के बेसिस पे वीजा देती। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो जैसे अगर 27 कंट्री तो शेनेगन की हो ही गई, ठीक है, वो तो शेनेगन की 27 कंट्रीज है। उसके अलावा रोमानिया, अगर हमारे पास शेनेगन का वीजा है मल्टीपल एंट्री तो रोमानिया का वीजा हमें मिल जाता है अराइवल पे, ठीक है। सर्बिया का वीजा हमारे को मिल जाता है अराइवल पे। बेलारूस का वीजा हमारे को मिल जाता है अराइवल पे। यूएई, जी हाँ, दुबई का वीजा हमारे को मिल जाता है अराइवल पे अगर हमारे पास शेनेगन का वीजा है, ठीक है। टर्की का वीजा मिल जाता है हमें अराइवल पे अगर हमारे पास शेनेगन का वीजा है, ठीक है। तो शेनेगन वीजा के काफी बेनिफिट हैं और अगर एक बार आपका शेनेगन वीजा लग जाता है तो बाकी वीजा लगने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और शेनेगन का वीजा लेना बहुत आसान है। शेनेगन का वीजा लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शेनेगन कह क्या रहा है? शेनेगन कह रहा है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए घूमने के। जितना आपका पैसा खर्च होगा घूमने में उससे डबल पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं यूरोप घूमने के लिए जा रहा हूं और मेरे सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च होने हैं, तो अगर आपके अकाउंट में 4 लाख 4.5 लाख रुपए हैं तो आपको शेनेगन का वीजा मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो, आप दिखाते हो कि हाँ जी हम ये पैकेज पहले से ले चुके हैं, हमारे को शेनेगन का वीजा आराम से मिल जाता है। हमें फंड्स कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाने होते, ठीक है। और शेनेगन का पैकेज सस्ता बनाया जा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। शेनेगन का पैकेज कोई बहुत महंगा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इटली घूमने के लिए जा रहा है तो इटली की आने जाने की टिकट 60,000 रुपए के अंदर आपकी आने जाने की टिकट आ जाती है। और बाकी आपका रहना खाना पीना, अगर हम 5 नाइट का स्टैंडर्ड पैकेज इटली का लेते हैं तो वो 50-60 हजार रुपए के अंदर पर पर्सन हो जाता है, ठीक है। तो हम 2 लाख के अंदर इटली का आराम से पैकेज बना लेते हैं। यहाँ की हम तो इटली के साथ स्विट्जरलैंड भी ऐड कर सकते हैं, फ्रांस भी ऐड कर सकते हैं, तो भी पर पर्सन 2 लाख 2.5 लाख रुपए के अंदर ये पैकेज आराम से बन जाता है, ठीक है। फंड्स का मैंने आपको बता ही दिया कि जितने का आपका ट्रैवल पैकेज है उससे डबल पैसे आप अकाउंट में दिखा रहे हो और आपने ये दिखाना है कि टिकट आप पहले से खरीद चुके हो, तो मतलब आपके पास ठीक ठाक पैसे हो गए, ठीक है। आपको कोई ना कोई परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग दिखाना है, जो कि आपका बिजनेस हो सकता है या फिर जॉब हो सकती है, उसका प्रूफ देना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे को आने जाने की टिकट लगानी है, हमारे को
होटल वाउचर लगाने। जितने दिन भी रह रहे हैं उतने पूरे दिन के हमारे को, मान लीजिए कि कोई 10 दिन के लिए जा रहा है तो 10 दिन का अकोमोडेशन का प्रूफ लगाना। अगर आप कहते हैं कि नहीं वो अपने किसी रिश्तेदार के पास जाके रहेगा तो 10 दिन का उसको अपने रिश्तेदार को ये बात लिख के देनी होगी कि मैं 10 दिन का इनका रहना सहना करने वाला हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। नहीं तो 10 दिन का आपको होटल बुक करना होगा। रिश्तेदार से ये लिखवाना मुश्किल है, होटल बुक करना आसान। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि होटल अगर हम बुक करते हैं और वीजा नहीं लगता फिर क्या होगा। आप होटल बुक कीजिए, पैसे भी दीजिए, अगर वीजा नहीं लगता आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। आपको ठीक तरीका आना चाहिए होटल बुक करने का, ठीक है। आप वो वाली ऑप्शंस मत लीजिए जिसके अंदर आपको पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपने ऑप्शन वही लेनी है जिसके अंदर आपने होटल की पेमेंट करनी है, ठीक है। बट उसकी कैंसिलेशन पॉलिसी को आपने पढ़ना है जिसमें लिखा गया है साफ साफ कि हाँ जी, आप अगर 3 दिन पहले कैंसिल करते हैं तो हम आपके 100% पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई इस होटल को चेक करता है कि हाँ जी ये सच में बुकिंग हो रखी है या नहीं, तो डिटेल में यही मिलता है कि हाँ जी ये बुकिंग सच में हो रखी है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 27 कंट्रीज हैं। ये 27 कंट्रीज आप लोगों को मालूम होंगी क्योंकि शेनेगन बड़ा ही कॉमन है, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आप सुन रहे हो। पर मैं फिर भी मानकर चलता हूँ कि आपको नहीं मालूम है और मैंने आपको बताना है कि शेनेगन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये 27 कंट्रीज की लिस्ट मैं आपको आपके सामने लिख कर दे देता हूं, जबकि अगर आप इंटरनेट की हेल्प लेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, पर फिर भी हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये 27 कंट्री, ठीक है। बहुत आसान है, इंटरनेट पर भी काफी आराम से अवेलेबल है, ठीक है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, माल्टा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, पोर्तुगल एंड क्रोएशिया। क्रोएशिया 27वीं कंट्री बनी है शेनेगन की, जो शेनेगन आई है। एक टाइम था जब स्विट्जरलैंड भी
शेनेगन का पार्ट नहीं हुआ। एक टाइम था जब मैं पहली बार शायद मैंने जब अपना वीजा लगवाया था तो सिर्फ 16 कंट्रीज आती थी शेनेगन के अंदर, ठीक है। तो काफी लेट, काफी धीरे धीरे ये कंट्रीज ऐड हुई हैं और अब उम्मीद है कि जॉर्जिया भी इसका पार्ट बन जाएगी और भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो शेनेगन का पार्ट बनती जाएंगी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका एक वीजा आपको 27 कंट्रीज की परमिशन दे रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बेसिस पर और भी कंट्री जैसे कि टर्की, जैसे कि रोमानिया, ठीक है, वो सब कंट्रीज भी आपको एंट्री परमिट दे रही हैं अगर आपके पास, जैसे कि यूएई, अगर आपके पास शेनेगन का वीजा है तो, ठीक है। अब अगर कोई जर्मनी से वीजा ले लेता है, ठीक है, अगर किसी ने जर्मनी से वीजा लिया, उसने अपने फॉर्म में अपनी हर डिटेल में ये लिखा कि मेरे को जर्मनी जाना है, सिर्फ जर्मनी जाना है, और उसको वीजा भी मिल गया, ठीक है। उसको जो वीजा मिला उसको 10 दिन का या 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का वीजा मिला, ठीक है। वीजा मिलता कितने दिन का ये भी मैं आपको बताता हूं, आपका सवाल होगा। शेनेगन वीजा के केस में हम साफ साफ अपनी डेट लिखते हैं, ठीक है। हमको साफ साफ फॉर्म में भी अपनी डेट लिखनी होती है और कवरिंग लेटर के अंदर भी हमारे को ट्रैवल की डेट लिखनी होती है कि हाँ जी ये आपका क्या कहते हैं, ये हमारी ट्रैवल डेट है, इस डेट के लिए हमारे को वीजा चाहिए, ठीक है। जब हम अपनी ट्रैवल डेट लिख देते हैं, राइट, तो शेनेगन की जोन सी भी कंट्री हमारे को वीजा दे रही है, जिस भी कंट्री से हम अप्लाई करते हैं, सबकी एम्बेसी अलग अलग है। 27 कंट्रीज हैं, मैंने आपको लिखवा दी, 27 की 27 कंट्री की एम्बेसी अलग अलग है, ठीक है। हमें किसी एक के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप जर्मनी भी जा रहे हैं और स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं, आप दोनों जगह जा रहे हैं, तो आपको चूज करना है, ठीक है, कि आप जर्मनी के साथ अप्लाई करेंगे या स्विट्जरलैंड के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये आप नहीं चूज करोगे, ये इन अ वे आप कर सकते हो शुरुआत में, बट अदरवाइज आप जेन्युइन अपनी ट्रैवल डिटेल को फॉलो कर रहे हो तो ये आपकी ट्रैवल डिटेल के अकॉर्डिंगली अपने आप चूज होता है। अगर मैं जर्मनी जा रहा हूं 6 दिन के लिए और स्विट्जरलैंड जा रहा हूं 6 दिन के लिए, ठीक है, तो अब मैं कौन सी कंट्री के साथ अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा? जिस कंट्री में मैं पहले जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जब मैं, मान लीजिए कि मैं जर्मनी पहले जा रहा हूं, मैंने लुफ्थांसा की फ्लाइट ले ली, मैं जर्मनी पहले जा रहा हूं और मैंने वो डिटेल लगाई, ठीक है। अब जब मैंने डिटेल लगाई जर्मनी का, मैंने उसमें लिखा, ठीक है, तो मेरा जो नंबर ऑफ डेज है वो स्विट्जरलैंड में जाता है, मान लेते हैं। तो जब मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जाऊंगा तो वो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्योंकि आपके ड्यूरेशन, आपके ज्यादा रहने के दिन जो हैं वो स्विट्जरलैंड में ज्यादा हैं, आप स्विट्जरलैंड से अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैंने अभी तक जितनी मेहनत की, मैंने पेपर बनाए, उन सब को मैं भूल जाऊं, अब मैं दोबारा से शुरुआत करूं और स्विट्जरलैंड का अपॉइंटमेंट लूं और वहां से अप्लाई करूं, ठीक है, मतलब स्विट्जरलैंड की एम्बेसी को अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। या फिर मैं अपनी आइटिनरी को चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि हाँ जी मैं सॉरी, गलती हो गई मेरे से, वो गलत क्या कहते हैं कोट हो गया, एक्चुअली मैं ज्यादा दिन जर्मनी में रह रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे को वीजा मिल गया। जब मेरे को वीजा मिल गया और मैंने अपनी डिटेल में लिखा था कि मैं जर्मनी पहले जा रहा हूं, पर बाद में मैं चेंज कर लेता हूं, रियलिटी में मैं जर्मनी नहीं जाता, मैं ग्रीस चला जाता हूं। ग्रीस भी शेनेगन का पार्ट है, रियलिटी में मैं ग्रीस चला जाता हूं, तो क्या मेरे को वीजा, क्या मेरे को एंट्री करने दी जाएगी? करने दी जाएगी। ये ऐसा ही है कि जब आपने वीजा अप्लाई किया, ठीक है, इंडिया का, तो आपने कहा कि आपकी फ्लाइट दिल्ली आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको वीजा दे दिया, ठीक है।
उन्होंने जब आपको वीजा दे दिया, वीजा मिल गया, तो आपने अपनी फ्लाइट चेंज कर दी और पहले आप मुंबई चले गए। वीजा तो इंडिया का ही है ना, तो अंदर घुसने से तो मना नहीं किया जा सकता, तो अंदर घुसने से वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, आपने जब वीजा लिया तब आपने अपनी आइटिनरी कुछ और बताई, जब आपको वीजा मिल गया तो आपने अपनी आइटिनरी कुछ और फॉलो की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने जब वीजा लिया तब मैंने लिखा कि मैंने सिर्फ जर्मनी और स्विट्जरलैंड जाना है, पर जब मेरे को वीजा मिल गया तो मैं फ्रांस भी जा रहा हूं, इटली भी जा रहा हूं, पोर्टुगल भी जा रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं और कोई मनाही नहीं है। इस बात की कोई मनाही नहीं है। ठीक है, अब शेनेगन वीजा होता कैसा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक स्टिकर वीजा होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, राइट। तो ये स्टिकर वीजा है और जैसे इतने अच्छे से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है MULT। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है MULT। MULT का मतलब है मल्टीपल, मतलब कि ये मल्टीपल एंट्री वीजा है। ठीक है, अगर हम शेनेगन से एक बार बाहर भी आ जाते हैं तो दोबारा एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जितने दिन का ये वीजा है उतने ही दिन के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डेट दी गई है 29 जून से 29 अगस्त। ठीक है, वीजा मांगा था 1 महीने का, मिला 2 महीने। ठीक है, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप 10 दिन का वीजा मांगो, आप 15 दिन का वीजा मांगो, 20 दिन का मांगो, तो कॉमनली आपको 2 महीने या 3 महीने का वीजा मिल जाता है। जब आपको 2 महीने या 3 महीने का वीजा मिल जाता है तो अब आप उस पीरियड के अंदर जितनी बार चाहो उतनी बार शेनेगन जा सकते हैं। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा का टूरिस्ट वीजा नहीं मिलता है। 3 महीने से ज्यादा का टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर 3 महीने से ज्यादा का वीजा लेना है तो वो वीजा आपको मिलेगा स्टडी के बेसिस पे या वर्क के बेसिस पे या मेडिकल के बेसिस पे। ठीक है, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा 3 महीने का है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी तक कोई सवाल हैं तो पूछिए। नमन, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं क्लास में से, आप बार बार कैमरा ऑफ कर रहे हो। सर, चाहे हम मल्टीपल कैटेगरी में वीजा अप्लाई करें फिर भी उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 मंथ की होगी। आपने जब अप्लाई करना है चेतन, पहली बात तो आपने अप्लाई ही सिंगल में करना है। जब हम फॉर्म भरेंगे तो वो आपसे साफ साफ पूछेगा कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए, डबल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट की प्रोफाइल जरा सी भी वीक है, जरा सा भी आपको 1% भी डाउट है कि शायद इसको वीजा ना मिले, तो आपने सिंगल एंट्री ही अप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री आपने अप्लाई ही नहीं करना, तब भी मल्टीपल एंट्री मिलेगा। आप फॉर्म में लिखोगे, वो उनकी मर्जी है, वो उनको देते ही मल्टीपल एंट्री। ठीक है, सिर्फ बिजनेस वीजा के केस में वो सिंगल एंट्री देते हैं, वो भी रेयर। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट मिलता मल्टीपल एंट्री है और फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, फीस सेम है। ठीक है, बोलो राजेश, क्या सवाल है? सर, ये 3 महीने का ड्यूरेशन है, अगर उसमें हम नहीं गए और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे वीजा का तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और उनको यही लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इम्पैक्ट जरूर होगा। इन अ वे आप क्या कह रहे हो? आप पहले कह रहे हो कि मेरे को वीजा दे दो, आपको वीजा दे भी दिया। वीजा दिया क्यों? क्योंकि आप घूमने के लिए आओ। अगर आप घूमने के लिए आते तो उस कंट्री को क्या फायदा होता? कंट्री के पास फॉरेन ट्रेड आता, फॉरेन बिजनेस आता, मतलब आप फॉरेन करेंसी लेकर आते। ठीक है, और हर कंट्री का एक कोटा है। हर कंट्री का मतलब, कोटे का क्या मतलब है कि
इन्हों की एक लिमिट है कि हाँ जी इन्होंने सिर्फ इतने वीजा देने, वो लाखों में है, ठीक है। और हर कंट्री को, इंडिया को भाई हमने 2 लाख वीजा ही देने, पाकिस्तान को हमने 1.5 लाख देने, ठीक है, बांग्लादेश को हमने 50,000 देने, ठीक है। तो उन्होंने उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, अपने कोटे के अकॉर्डिंगली आपको वीजा भी दिया और आप आए नहीं, आपने ट्रैवल नहीं किया, ठीक है, चाहे उन्होंने किसी और को देके कंपनसेट कर लिया। अब जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कहते हैं कि हम इसको क्यों दें, ये पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, हम किसी जेन्युइन ट्रैवलर को दें जो आएगा तो सही हमसे। ये तो सिर्फ यूज कर रहा है सर्विस को, हो सकता है कि सिर्फ अपना पासपोर्ट भरना चाहता है, स्पीकर वीजा को यूज करना चाहता है, ठीक है। तो अगर वीजा लिया है तो कोशिश करो कि उसको आप यूज भी करो, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है इस बात का। पासपोर्ट पे वीजा की वैल्यू कम है, पासपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट स्टैंप की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। जब हम वापस इंडिया आ गए, ये वापस इंडिया आने की स्टैंप है, ठीक है, लिखा हुआ है ना अराइव्ड, ठीक है, तो ये वापस इंडिया आने की स्टैंप है, ठीक है। जैसे शेनेगन का क्या कहते हैं विजिटर वीजा होता है, वैसे स्पीकर वीजा होता है, ऐसे ही यूएसए का भी स्पीकर वीजा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 10 साल का है, ये अभी वैलिड है, अभी 2024 में एक्सपायर होगा, ठीक है, और ट्रैवल कर सकते हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो ये भी एक स्टिकर वीजा है, ठीक है। अगर मैं ये वीजा ले लेता हूं और वीजा लेने के 1 साल के अंदर अंदर मैं ट्रैवल नहीं करता हूं तो भी मेरे को एंट्री डिनाई की जा सकती है। और ये मैं आपको बता दूं कि हर वीजा की कंडीशंस में ये लिखा गया है, हर कंट्री लिख रही है। आप एज ए एजेंट लिखने में चाहे शर्मा जाओ, ठीक है, चाहे आप हेजिटेट करते रहो, पर हर कंट्री ये बात लिख रही है कि जो हम आपको वीजा दे रहे हैं ये कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको अंदर आने दें। इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड व्हेन यू वुड रीच टू आवर इमिग्रेशन वी कैन स्टॉप यू। और ऐसा आप लोगों ने सुना भी है, ठीक है, आपको कई लोगों ने बताया भी होगा, ठीक है। हाँ जी बोलो राहुल, क्या सवाल है? सर जैसे वीजा लगाते हैं हम, इसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज आपकी 2 हफ्ते होनी चाहिए। अगर आपकी एज, अगर ट्रैवलर की एज 2 हफ्ते है तो उसका वीजा लगवा सकते हैं, पर 2 हफ्ते से 12 साल तक का बच्चा किसी ना किसी के साथ जाएगा, ठीक है। 12 साल से अगर ऊपर है तो अकेले भी जा सकता है, अगर 12 साल से ऊपर है तो बिना गार्जियन के भी जा सकता है, ठीक है। तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं, ठीक है। और 5 साल तक कोई वीजा फीस भी नहीं। आप 5 साल तक के बच्चे का वीजा लगवा रहे हो, शेनेगन की कोई वीजा फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट का वीजा लगवा सकते, ठीक है। और सर इस वीजा को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं वहां जाके शेनेगन में? ये शेनेगन वीजा ही तो है, शेनेगन वीजा जैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टडी में, वर्क परमिट में, टूरिस्ट वीजा पे गए हम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो है आना चाहिए, कन्वर्ट कर सकते। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ हाँ वो भी रोक सकते हैं अगर उन्होंने लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं आ रहा है। जिन्हें ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੈਗਾ, ठीक है। हाँ जी जिया, कोई सवाल है आपका तो पूछो प्लीज। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आप बता रहे थे कि फंड्स होने चाहिए, जो आपकी मतलब कास्ट आ रही है उससे डबल आपके पास फंड होने चाहिए, तो इन केस फंड नहीं है तो कम फंड है तो वो भी एडजस्ट हो सकता है, वो वाला बंदा भी? कम कितने कम?
मतलब कि जितना एक्सपेंस आ रहे हैं उतने ही पैसे पास हैं, डबल नहीं है उससे? देखो, जितना आपका एक्सपेंस आ रहा है अगर उतने ही पैसे हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि कम से कम 70-80% एक्सपेंस आप पहले से कर चुके हो। जैसे कि टिकट आप ले चुके हो, होटल आप बुक कर चुके हो, चाहे आपने ना किया, ठीक है, पर आपको दिखाना इस ढंग से होगा कि आप ये इन सब के ऊपर आप पैसे पहले से खर्च कर चुके हो, ठीक है जी। और जो अकाउंट के अंदर पैसे हैं वो सफिशिएंट है मेरे ट्रैवल करने के लिए। और उसके अलावा आपको ये बताना होगा कि मेरी इनकम ठीक ठाक है, मेरे अकाउंट में चाहे पैसे कम है जी सर, पर मेरी इनकम ठीक है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं परमानेंट नौकरी करता हूँ, तो चाहे मेरे अकाउंट में पैसे कम है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ एंड विच इज सफिशिएंट फॉर मी टू ट्रैवल, जी मिल जाएगा। और सेकंडली सर, अगर वीजा लग जाए तो वीजा लगने के कितनी देर के अंदर अंदर ट्रेवल कर लेना चाहिए? एक पर्टिकुलर पीरियड लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको वीजा दिखाया था जी। पहली बात तो ये है कि आप 3 महीने से ज्यादा एडवांस में शेनेगन का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, आज 7 नवंबर है, ठीक है जी, तो मेरा ट्रैवल 7 फरवरी से पहले का होना चाहिए। 7 फरवरी 2024 से पहले का मेरा ट्रैवल होना चाहिए, ठीक है जी सर। अगर मैं अप्लाई करने के लिए पहुंच जाता हूं और मेरे डिटेल में लिखा हुआ है कि मेरा ट्रैवल जो है वो 7 अप्रैल का है, तो वो कहेंगे कि सर बाद में आना, आप बहुत जल्दी आ गए, जी जी, क्या वापस भेज देंगे। ओके। सेकंडली सर, जो एक भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि विजिट वीजा को हम स्टडी वीजा में या वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बता रहे थे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी सीखना पड़ता है या स्पेशल मेथड होता है? प्रोसेस आपको सिखाएंगे भी सही, आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है जी सर। जी सर, थैंक यू। और बताइए, और कोई सवाल? सर जैसे हम स्टूडेंट वीजा ले लेते हैं और उसमें जैसे डेफरमेंट ले ली यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हमको 6 मंथ की, तो फिर भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आ सकती है इमिग्रेशन पे? आपने वीजा ले लिया? हाँ जी। पहले विजिटर वीजा ले लिया? नहीं सर, जैसे स्टूडेंट वीजा लिया और यहीं से ही स्टूडेंट वीजा लिया, कैन इनटेक का लिया और किसी वजह से जा नहीं पाए सर, करी यूनिवर्सिटी डेफरमेंट ले ली सितंबर इनटेक की। अगर आपका वीजा वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। अगर वीजा वैलिड नहीं है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, स्टूडेंट वीजा भी मैं दिखा दूंगा आपको। स्टूडेंट वीजा के ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आता है, हाँ जी, ठीक है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप कह रहे हो आपने डेफरमेंट ले ली, ठीक है। डेफरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने डेट चेंज की है, डेफरमेंट हम इंस्टीट्यूट चेंज करने पर भी लेते हैं। अगर आपने कॉलेज ही चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये जो कॉलेज है जिसने वीजा के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिए थे वो अपडेट करेगा, वो जरूर अपडेट करेगा कि स्टूडेंट ने, हम भी करते हैं, हमारे पास भी नाइजीरिया से, अफ्रीका से स्टूडेंट्स आते हैं, बांग्लादेश वगैरह से आते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो जो आते हैं वो अलग है, ऑनलाइन के अंदर इतना कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, पर जो इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, खास तौर पे नाइजीरिया वाले स्टूडेंट्स, ये लोग फीस नहीं देते हैं, ठीक है। और ये एडमिशन लेते भी इसीलिए हैं कि पहले एडमिशन लिया, क्या कहते हैं, सिर्फ एक किस्त पे की, ठीक है, तो इन्हों को अपनी एम्बेसी को बताना होता है, रिसिप्ट मिलती है तो बताते हैं, पहले एक किस्त पे कर चुके होते हैं रजिस्ट्रेशन की, फिर आकर 14 दिन के अंदर अंदर, बाकी कंट्रीज का भी ऐसा ही है, शेनेगन का भी ऐसा ही, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी एम्बेसी को बताना होता है कि हाँ जी इन्होंने, क्या कहते हैं, यहाँ पर आके ज्वाइन कर लिया है। तो जब आकर दूसरी किस्त पे करते हैं तो हम जो लेटर देते हैं वो जाकर ये दिखाते हैं और हम उस लेटर को FRRO के अंदर रजिस्टर करते हैं, ठीक है, कि हाँ जी ये फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पर आके पढ़ रहा है, ठीक है। अब इन्हों का जो वीजा होता है, जो 3 महीने का होता है शुरुआत में, वो बढ़ जाता है कोर्स की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली, 1 साल का, 2 साल का हो जाता है। अब किस्तें देनी है हर महीने,
ठीक है, अब किस्त देने की जरूरत नहीं, मेन मोटिव तो ये था कि इंडिया में आके सेटल हो जाए। ठीक है, 1 साल का वीजा मिल गया, तो ये देते नहीं है, तो हमारे को क्योंकि प्रोसेस फॉलो करना होता है तो हम FRRO को इन्फॉर्म करते हैं। FRRO इनकी एम्बेसी को बताती है, एम्बेसी इन्हों को वापस उड़ा लेती है। ठीक है, तो ये डेफरमेंट वाला जो केस है, आप इस बात को समझो, अगर कॉलेज चेंज कर दिया तो दिक्कत आएगी। ठीक है सर। ठीक है, अगर आपने सिर्फ डेट चेंज की है तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बोलो विजय, क्या सवाल? सर जैसे हमारे पास फ्रांस का और इटली का वीजा है, तो हम पहले फ्रांस जाते हैं, उसके बाद इटली मूव करते हैं, तो वहां से एंट्री करवानी पड़ेगी एम्बेसी से या फिर डायरेक्ट जा आप सकते हैं? कहाँ रहते हो? अभी इंडिया में ही सर। नहीं फ्रांस में सर। हाँ, हरियाणा रहते हो, पंजाब रहते हो? हरियाणा में सर। हरियाणा रहते हो। जब आप हरियाणा से पंजाब जाते हो या उत्तर प्रदेश जाते हो, तो क्या आपका आईडी चेक होता है? नहीं होता। नहीं होता, पुलिस खड़ी होती है। ठीक है, टोल बना हुआ है। ठीक है, गाड़ियों के नंबर जरूर नोट कर रहे हैं, पर आईडी किसी का चेक नहीं कर रहे। रैंडमली किसी का कर लें, बात अलग। रैंडमली किसी गाड़ी पे शक हो जाए, किसी इंसान पे शक हो जाए तो बात अलग। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अच्छा आप तो हरियाणा से हो, आप पंजाब क्यों जा रहे हो हमें बताओ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब शैनेगन का वीजा मिल गया, 27 कंट्रीज को आप एक ही कंट्री मान लो, फिर उसके बाद अब कोई आईडी चेक ही नहीं हो रहा। आप हैरान हो जाओगे ये बात सुनकर कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ रहे हो तो भी चेक हो रहा। ठीक है, आपने पीसा से पराग की फ्लाइट पकड़ी तो उनको आपके आईडी से कुछ लेना देना ही, वो कह रहे हैं आप टिकट दिखाओ और जाओ। ये जो इतना कंफ्यूजन है ना, जो आप लोगों को पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये तो इंडिया ही है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही हैं जिन्हें वीजा लेने पड़ते हैं। नहीं तो अपनी सिर्फ आईडी पर ही यूरोपियन 90 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री की दी गई आईडी पर। ठीक है, तो उन्हों के लिए तो कोई डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहा है यूरोप के अंदर तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो शैनेगन काम ही ऐसे करता है कि एक कंट्री की तरह है। आपने इटली ले लिया, इटली से आप फ्रांस जाओ, फ्रांस से पोर्टुगल जाओ, पोर्टुगल से स्पेन जाओ, कोई आपका आईडी चेक नहीं करेगा, और अगर करेगा भी सही तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? हाँ जी, बोलो जिया, क्या सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर इन केस वीजा रिजेक्शन हो जाती है शेंजन की, तो दोबारा हम इसका कोई कंपल्शन होता है कि इतने टाइम पीरियड तक अप्लाई नहीं कर सकते? देखो ऐसा है कि जब रिफ्यूजल आता है तो रिफ्यूजल लेटर आता है और उसके अंदर उन्होंने कारण भी सिलेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, टिक किया हुआ होता है कि उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया। सबसे ज्यादा हम जो 2 कारण देखते हैं वो होते हैं कि भाई एक तो हमारे को ये लग रहा है कि आप वापस नहीं आओगे, आपकी ट्रैवल इंटेंशंस ठीक नहीं है। ठीक है जी। दूसरा कि आपके पास फंड्स सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये 2 मेन कारण आते हैं और इन 2 कारण के ऊपर कोई बैन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तीसरा जो कारण आता है वो ये आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जेन्युइन नहीं है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए उनके ऊपर हमें डाउट है, वो फेक हैं, इसीलिए हमने आपका वीजा रिफ्यूज भी कर दिया है और आपको बैन भी कर दिया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए। ठीक है सर, वो मेंशन करेंगे कि 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं या 4 के लिए मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो एकदम से नहीं कहते कि बैन कर दिया है, तो वो ये लिखते हैं कि दैट this decision you can appeal for it and if you apply still you won't be getting visa for another 2 years। इस ढंग से लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो रिफ्यूजल लेटर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, किसी दिन। ओके, और लिखा होगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उसी वक्त चाहो तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। If you like, you can do it then and there only। ठीक है,
जी। और बताइए, और कोई सवाल? और सर एक और, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जैसे आप कह रहे थे कि शेंजन का जो विजिट वीजा होता है वो भारत में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाकी कंट्रीज के लिए भी यही कंडीशन होती है? हर कंट्री के लिए यही कंडीशन होती है। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। कौन सी भी कंट्री के लिए आप चाहें वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट का मैंने बोला कि जब हम स्टूडेंट का करेंगे, देखो बेसिक क्लास अभी तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सीधा एडवांस पे ले जा सकता हूँ, मैं आपको सीधा पीआर पे लेकर जा सकता हूँ। मेरे लिए आप पीआर करो, मैं क्लास दूंगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, बात खत्म। मैंने तो पढ़ाना ही है। बट वही है ना, एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। पीआर नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी, वर्क परमिट समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। जी सर। विजिटर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर स्टूडेंट स्टार्ट होगा। जब स्टूडेंट क्लियर हो जाता है तब वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वर्क क्लियर हो जाता है उसके बाद पीआर स्टार्ट होता है, ठीक है जी। थैंक यू। इससे पहले कि मैं और सवाल लूं, मैं आप लोगों को रिफ्यूजल लेटर दिखाता हूं, ठीक है। जैसे कि आपने बोला तो मैंने कोशिश की है खोलने की। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? जी सर दिखाई दे रहा है। डेट 17 मई 2023। तो ये हमारे स्टूडेंट ने ही भेजा है, उसको उसके क्लाइंट ने भेजा है कि उसका पहले ये रिफ्यूजल आया हुआ है, क्या वो अप्लाई कर सकता है, उन्होंने ये पूछने के लिए भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़िए ध्यान से। यासीन अली भाई और लॉरगट, यू अप्लाई टू एंट्री क्लियरेंस एज स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट हेल्थ एंड केयर ऑन 7 अप्रैल 2023। अभी 7 अप्रैल में इन्होंने अप्लाई किया था। व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, यू कैन अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑफ द डिसीजन। इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई कैन बी फाउंड अंडर, ठीक है। Your application has been refused for the following reasons. You applied for entry clearance as skilled worker under Appendix Skilled Worker of the Immigration Rule. In the assessment of your visa application, I have considered it under paragraph so and so. Visitor visa में इतना ध्यान नहीं देते हैं। In support of your application, you have submitted a certificate of sponsorship from iCare Resource. इसी ने इसको धोखा दिया। From iCare Limited, however, checks made by this office show that this document is not genuine. मतलब डॉक्यूमेंट ही आपने गलत लगाया हुआ है। As a falsified or non-genuine document has been submitted, now in relation to your application, it is refused. In view of this, I am not satisfied with your intention in wishing to travel to the UK. I am therefore satisfied that you have submitted a false document in support of this application to entry. I am also satisfied that you are aware that the document does not demonstrate accurate representation. You should note that because this application for entry clearance has been refused under paragraph so and so, a refusal under paragraph attracts a mandatory refusal period of 10 years. 10 साल का बैन है। The period starts from the date of this refusal. जिस डेट पे ये लेटर आया उस दिन से 10 साल का इंतजार शुरू। Given the fact that you have not satisfied the suitability requirement of appendix skilled, आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये कोई बेवकूफ ही होगा जिसने ये अप्लाई किया, पहली बात, ठीक है। वर्क परमिट के केस में नकली कुछ लगाना चाहिए ही नहीं, ठीक है, पहली बात। चलो जो भी है आपने लगाया और रिफ्यूजल भी हो गया, तो चुपचाप बैठने वाला केस नहीं है, इसको अपील करनी चाहिए, ठीक है। और इसको पक्का अपील करनी चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली आगे शैनिगन के अंदर भी दिक्कत आने वाली। ठीक है अंजी, अब पूछो क्या सवाल है। ट्रैवल पैकेज बुकिंग करने के लिए कोई वेबसाइट? जोर से बोलो। ट्रैवल पैकेज बुकिंग करने के लिए कोई वेबसाइट? ट्रैवल पैकेज बुकिंग करने के लिए कोई वेबसाइट का नाम है ट्रिप जैक, ठीक है।
अब आप कहोगे कि ट्रिप जैक जो है क्या वो पूरा रेडीमेड बना बनाया ट्रैवल पैकेज देती है? तो वो भी पूरा बना बनाया रेडीमेड पैकेज तो नहीं देती, बट हाँ वो आपको सारी चीजें अलग अलग करके देती है। आप कर सकते हो। अगर ये आप सस्ता ढूंढ रहे हो तो ट्रिप जैक, अगर आप सस्ता नहीं ढूंढ रहे, आप कह रहे हो कि हाँ चलो मिल जाए बस काम हो जाए हमारा, तो मेक माई ट्रिप से कर लो। ठीक है, पूरा का पूरा पैकेज ज्यादातर डेस्टिनेशंस का मेक माई ट्रिप भी देता है आपको। ठीक है, ट्रिप जैक जो है वो B2B साइट है, मतलब एजेंट्स के लिए, तो उस पर रेट कम होते हैं। ट्रिप जैक, ठीक है, तो आप उसको सर्च करके इसकी साइट पे पहुंच जाइएगा और अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, और बताइए और क्या सवाल? सर कॉस्मोस से अगर पैकेज लेना हो। कहाँ से? कॉस्मोस से। कॉस्मोस से। और आज मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको सारी पेमेंट एडवांस में करने की जरूरत नहीं है, आप $250 प्लस जो ट्रिप प्रोटेक्शन का है $79, आप इतना पे करिए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं जो आपको अपनी वीजा फाइलिंग के लिए चाहिए। सो क्या ये सही है? बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही, तरीका यही है। ओके, तो एडवांस में करने की जरूरत नहीं है सभी? हाँ बिल्कुल भी नहीं। भाई एक बात मैंने आपको पहले बढ़ाया हुआ है, आपको ये बात मैंने तब भी बताई थी, अगर आपने कॉस्मोस से पैकेज लिया है, उनके आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। कोई रियल जेन्युइन टूरिस्ट, वो भी जिसका लाइफस्टाइल ठीक है, जिसको फाइनेंशियल्स की चिंता नहीं है, वही कॉस्मोस से पैकेज लेता है। हर एक कोई जनरल पर्सन नहीं लेता है। अगर मुझे आप कहोगे ना कि चलो आपकी उम्र हो गई है, अब कॉस्मोस बूढ़े लोगों के लिए भी है, आपको 50% से ज्यादा बुजुर्ग मिलेंगे मेरे जैसे। यार इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं, ठीक है, मतलब 55 साल से ज्यादा वाले आपको ज्यादा मिलेंगे इनों के ग्रुप के अंदर। क्योंकि ये खुद ऑर्गेनाइज करना नहीं चाहते होते हैं, पैसों की कोई दिक्कत। 55 साल तक तो इंसान बहुत अमीर हो ही जाता है पैसे कमाते कमाते, अगर पहले ना हुआ हो तो। ठीक है, तो ये लोग इसको लेते हैं और इनको फ्रेंड्स बनाने की भी इच्छा होती है। ठीक है, क्योंकि बोर हो चुके होते हैं तब तक अपने पार्टनर से। तो ये लोग इसको लेते हैं। अगर मुझे कोई कहे ना, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी दे दे तो भी मैं कॉस्मोस का पैकेज नहीं लूंगा, महंगा होता है। ठीक है, जितने में वो चीजें घुमा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ट्रैवलर खुद करके उससे 30% में घूम सकता है। तो आपका कॉस्मोस का पैकेज लेना का मतलब है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो, और जिसको कॉस्मोस से भी बढ़िया लेना है तो वो ग्लोबस लेता है। ठीक है, कॉस्मोस का ही अपर वर्जन है, उन्हीं की ही कंपनी है, उसी साइट पर लिखा हुआ होता है ग्लोबस, तो उसके अंदर होटल्स और बढ़िया वाले होटल्स यूज किए जाते हैं। अब जैसे सर आपने बताया, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने अभी बताया कि अगर किसी के जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और उसने पैकेज भी ले लिया किसी बढ़िया कंपनी से, जहां उसने खुद भी क्रिएट कर लिया, अगर उसके बावजूद हम वैसे रिफ्यूज कर देती है, तो क्या उसको रीअप्लाई करना चाहिए या अपील डालनी चाहिए? देखो, सिर्फ नॉर्मल रिफ्यूज किया है तो ईमेल करनी चाहिए। ईमेल, तो पहले ईमेल करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद रीअप्लाई करेगा, अपील नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मली रिफ्यूज किया, सबसे पहले ईमेल करो, शो योर सरप्राइज एंड शॉक। आई एम सरप्राइज दैट हाउ कैन यू थिंक दैट आई एम नॉट अ जेन्युइन ट्रैवलर। आई हैव ऑल द प्रूफ्स, whatever you want I can give you, please give me my visa। ठीक है, अब उनका रिप्लाई पक्का आएगा। उनका रिप्लाई आएगा कि हाँ जी चलिए ठीक है, आप अपील कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप अप्लाई कर लीजिए। तो अपील नहीं करनी, अप्लाई करना है। अप्लाई करने की फीस वही है 80 यूरो। शेनेगन की वीजा फीस है 80 यूरो, 80 यूरो, ठीक है, 80 यूरो। अब 80 यूरो आप कहोगे कि नहीं 80 यूरो तो नहीं है, 80 यूरो के ऊपर बायोमेट्रिक चार्ज और अपॉइंटमेंट चार्जेस, ठीक है, लगते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 7-8 हजार रुपए पे करते हैं। इसके अलावा
ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा होता है, जैसे कि VFS हो गया, जैसे कि GBA हो गया, जैसे कि आपका क्या कहते हैं स्पेन के लिए है, दिमाग में नहीं आ रहा, भी आ जाएगा, ठीक है, तो BLS, ठीक है, BLS से होता है, राइट। तो ये अपने, इनके पास हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है, कि अभी SMS के भी पैसे दे दो, इसके भी पैसे दे दो, उसके भी पैसे दे दो, ठीक है। तो वो सारा कुछ भी आप अगर लेते हो तो थोड़ा और महंगा हो जाता है, बट एक्चुअली जो एम्बेसी फीस मांग रही है वो 80 यूरो मांग रही है, फिक्स्ड फीस है, ठीक है। बच्चों की 40 यूरो है, 5 साल से कम की कोई फीस ही नहीं है, और इसको आप अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आप UAE में हो, आप UAE के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के हिसाब से कन्वर्ट कर लो, तो वही प्राइस आएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर सर जैसे हमने रीअप्लाई किया तो उसमें डॉक्यूमेंट सेम ही लगाने हैं जो फर्स्ट टाइम लगाए थे, या कोई चेंजेस करना है उसमें? भाई वही डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सिचुएशन तो आप चेंज कर नहीं सकते, बिल्कुल। और जो आप उन्होंने डाउट दिखाया है उस डाउट को दूर करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। तो वो डाउट क्या दिखा रहे हैं? वो डाउट ये दिखा रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि आप वापस आओगे। बिल्कुल। तो अब इस डाउट को मैं दूर कैसे करूं? मैंने जब पहले वीजा एप्लीकेशन दी तो मैंने बोला कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, और मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दी, ITR लगा दी, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे को नहीं लगता आप वापस आओगे, कोई कारण नहीं है आपके वापस आने का, ठीक है। अब मैं जब दोबारा अप्लाई करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपने मेरा वीजा रिफ्यूज किया था, अब देखो मेरे पास इतनी जमीन है, इतने जानवर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी बीवियां हैं, इतने घर वाले हैं, ठीक है, और ये सब इंडिया में हैं, तो उन सब के मैं प्रूफ लगाता हूँ और इसलिए मैं वापस आऊंगा, बताता हूँ मैं। तो उनकी, और जब हम पहली बार ही जब कमिंग लेटर लिखते हैं तो हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करके ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि वो ये जवाब दे ही ना सके। यही आप सीखने भी वाले हो कि आपने किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वही जो उन्होंने डाउट क्रिएट किया है उस डाउट को दूर करो। अगर कोई कह रहा है कि भाई आप चोर हो, अगर कोई पुलिस से, कोई थाने से आता है और आके आपको ले जाता है कि जी आपकी गली के अंदर स्कूटर चोरी हुआ है, आपने चुराया है, ठीक है, जाओगे थाने, क्या करोगे? अपने 8-10 पड़ोसियों को लेकर जाओगे ना, जो गवाही देंगे कि भाई ये चोर नहीं हो सकता, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, हम इसको जानते हैं, गलत फहमी है ना, प्रूफ करोगे ना किसी ढंग से। तो वही करना है, समझे? ठीक है सर। रिया क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने साइट्स के नाम बताए हैं, ट्रिप जैक, ट्रैवल पैकेजेस के लिए, ट्रैवल पैकेजेस से क्या मुराद है? मतलब इसे होटल बुकिंग होती है, इंश्योरेंस वगैरह और भी सर्विसेज ले सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको पता करके बता दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा B2B सिस्टम चलता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग चलते हैं, पाकिस्तान में अलग होगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्रैवल एजेंट्स को अपना मेंबर बना रही है और उनको लॉगिन ID दे रही है, और उसके ऊपर जाकर आप होटल थोड़े कम पैसों में बुक कर सकते हो, फ्लाइट थोड़े कम पैसों में बुक कर सकते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस कम पैसों में बुक कर सकते हो, टूर्स भी आप कम पैसों में बुक कर सकते हो, ठीक है। और ये सब का ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है, ठीक है, ये सब का हमें प्रूफ, ये हम खुद से भी कर सकते हैं सर? ये सब ट्रैवल इंश्योरेंस खुद से भी कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, कर खुद से कर सकते हैं। जी सर। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जब आप खुद करते हो तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। और ट्रिप जैक जैसे मैंने नाम लिया, तो ये B2B सिस्टम है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रिप जैक नहीं है, तो आप कहां से करोगे, ठीक है। जी सर। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी शेनेगन कंट्री के साथ हम अप्लाई कर रहे हैं, जोन सी भी कंट्री है जी, उसकी वेबसाइट पर भी लिंक आता है, वो भी बेच रहे हैं इंश्योरेंस, ठीक है। वो 500 रुपए वाली इंश्योरेंस 2000 रुपए के बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस की बात हो गई जी।
एयर टिकट आप एयरलाइन की वेबसाइट से कर सकते हो। मान लिया आपके पास जीडीएस नहीं है, सस्ती एयर टिकट बुक करने के लिए हमारे पास जीडीएस होता है। जब हमारे को टिकट को सस्ते में बुक करना है तो ट्रैवल एजेंट्स जीडीएस को यूज करते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जो कि बड़े आराम से मिल जाता है और ट्रैवल एजेंट उसको यूज करते हैं। पर नहीं है आपके पास तो आप एयरलाइन की साइट पे जाके बुक कर सकते हैं। ठीक है, फ्लाइट हो गई। होटल की साइट पे जाके कर सकते हो, नहीं तो booking.com पे जाके कर सकते हो, अगोडा पे जाके कर सकते हो। पर जब आप होटल बुक कर रहे हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो होटल बुक कर रहे हो उसके आपने पेमेंट करनी है। आपने वो वाला होटल नहीं लेना जो कह रहा है कि पेमेंट ऑन अराइवल। वो वाला होटल आपने बुक नहीं करना है। ठीक है, अब बात आ गई टूर्स की और ट्रांसफर्स की, कि आपने टूर भी बुक करने हैं और ट्रांसफर भी बुक करने हैं। तो टूर और ट्रांसफर आप वाईटोर, VIATOR, वाईटोर करके एक साइट है, वहां से आप इसे बुक कर सकते हो। मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। और ये इंडियन साइट नहीं है, ठीक है, ये आपकी हर जगह चलेगी। तो दिस इज समथिंग इज गोइंग टू वर्क एवरीवेयर। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। तो ये है वाईटोर। यहां पर से आप एयरपोर्ट ट्रांसफर और आपके टूर्स वगैरह बड़े आराम से आप बुक कर सकते हैं। ठीक है जी सर, जो आप बता रहे थे कि फ्लाइट जो है वो एयरलाइन की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, वो तो हम एयरलाइन को सारी पेमेंट पहले एडवांस देंगे तो हमें वो बुकिंग मिलेगी ना टिकट की? बिल्कुल। जब आप अगर वो आप नहीं करना चाहते, अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है जी। तो आपको जीडीएस ही लेना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब आपके पास जीडीएस हो, कि बिना पेमेंट के आपने टिकट बना ली और वो बुक हो गई। जी सर। ठीक है, अभी हाँ बोलो अविनाश। गुड इवनिंग सर। बोलो बोलो सर, कौन सा क्या चल रहा है आजकल? कौन सा चल रहा है? करता हूँ, क्लास खत्म करके फोन करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? जी सर। सर कोई जैसे ये ट्रैवल इंश्योरेंस होटल बुकिंग आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसी भी कोई प्लेटफॉर्म है कि ये इस तरह का टिकट जो है वो हम ऑनलाइन उनकी सर्विसेज ले सकें? स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर, और ये भी पाकिस्तान में चलेगा बढ़िया से। ठीक है, स्काई स्कैनर पे टिकट सस्ती मिलती है। जी सर। ठीक है, महंगी नहीं हो। जो आप इंटरनेशनल टिकट कहीं से भी अभी बुक कर रहे हो, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ते हो पाकिस्तान के, तो उसको छोड़ो, स्काई स्कैनर से खुद कर लो। जी सर। ठीक है। जी सर एक लास्ट था, अगर मेरे पास अपना जीडीएस है, जहां अगर मेरे पास किसी कंपनी का B2B का पोर्टल है, तो उन दोनों में जब हम बिना कोई पैसे पे किए कोई टिकट बुक होल्ड करते हैं, क्या वो सेम होती है या डिफरेंट होता है दोनों में? टिकट अलग होती है या प्राइस अलग होता है? सवाल क्या है? होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम बहुत अलग होता है। अपने जीडीएस पे ज्यादा होता है। जब B2B सिस्टम पे करते हो तो मुश्किल से आपको 24 घंटे का होल्ड टाइम मिलता है। बिल्कुल। और अपने जीडीएस के ऊपर आप उसको करते करते 24 दिन तक भी ले जा सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई बटन दबाने से हो जाएगा, उसके लिए हर रोज एक बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई सवाल है? तो है बड़ा इजी। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि अगर आप शेनेगन वीजा लगा रहे हैं तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, लिख देते हैं। ठीक है, लिखने से थोड़ा आसान हो जाता है समझना।
सर जी सर, कोई क्लाइंट है जिसकी बिजनेस और जॉब नहीं है लेकिन उसको रेंट आता है अच्छा खासा अमाउंट, मतलब 3-4 लाख। एक मिनट, ठीक है, have patience। खत्म ही हो रहा है, ठीक है, हो ही गया। एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करूं फिर पूछूं, ठीक है। पासपोर्ट चाहिए जो कि कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। फोटोग्राफ चाहिए 35 बाय 45 mm की वाइट बैकग्राउंड के अंदर। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जितने दिन की ड्यूरेशन है ट्रैवल की। लास्ट 2 इयर्स की ITR या कोई भी ऐसा प्रूफ कि आप टैक्स पे कर रहे हो अपनी इनकम के ऊपर, ठीक है, या फिर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, हम कहते हैं 6 महीने की लगाइए, ठीक है। पर अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी स्टेटमेंट उतनी बढ़िया नहीं है तो 3 मंथ्स की ही लगाइए, ठीक है। प्रूफ ऑफ बिजनेस और इनकम, किसी भी अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना, अनएम्प्लॉयड को कोई वीजा नहीं देना चाहता, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना। प्रूफ ऑफ इनकम दिखाना है, रिटर्न एयर टिकट लगानी है, ठीक है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगाना है, प्रूफ ऑफ बीइंग अ जेन्युइन टूरिस्ट, ठीक है, तो इसके लिए ट्रैवल आइटिनरी लगानी है। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। पासपोर्ट वापस आने की डेट से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, जाने की डेट से नहीं, वापस आने की डेट से, ठीक है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, और भी इसके अंदर मैं 8 डॉक्यूमेंट ऐड करूंगा आगे, ठीक है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे वो मैं ऐड करता जाऊंगा और हम फिर वो फाइल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप पूछो नमन, क्या सवाल है? सर मैं पूछ रहा था कि जैसे किसी की जॉब और इनकम नहीं है, जॉब और वो नहीं है बिजनेस, लेकिन उसकी इनकम है, जैसे रेंटल इनकम आ गई 4-1 लाख रुपए की, तो उसके लिए उसका प्रूफ लगा सकते हैं? बिल्कुल, उसका प्रूफ लगाएंगे, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट बनेगा उसका प्रूफ, ठीक है। और जो रेंट जब हम किसी से लेते हैं तो उसको रिसिप्ट देते हैं, ठीक है, अच्छा, वो उसका प्रूफ बनेगा, ठीक है सर। और बताइए, और कोई सवाल? लेकिन सर जो इस तरह के रेंट एग्रीमेंट वगैरह होते हैं वो तो किसी चैनल के थ्रू नहीं होते, लोग वैसे ही ज़बानी कलामी एक दूसरे से तय कर लेते हैं कि इतना रेंट देना, वो दे देते हैं। इसका कोई प्रूफ कैसे लगा सकते हैं हम? तो आपको यही तो काम एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह की अर्निंग कर रहा है जिसका उनके पास प्रूफ ही नहीं है तो उनको अनएम्प्लॉयड ही माना जाएगा। और इस तरह के लोग यूरोप जाने के बाद वापस नहीं आते, ठीक है, इसीलिए उनको वीजा नहीं मिलता। देखा ना अभी आपको मैंने रिफ्यूजल लेटर दिखाया, तो लिखा हुआ था ना, हाँ जी आप पता नहीं वापस आओगे नहीं आओगे, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। समझो इस बात को, कोई भी कंट्री, कोई भी एम्बेसी क्या कह रही है, कंट्री हो या एम्बेसी हो, वो ये कह रही है कि आप इतने खुश होने चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, इतने ज्यादा आप, इतना बढ़िया आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आपको यूरोप आके ऐसा ना लगे कि हम वापस ना जाए, ठीक है। और ये कब हो सकता है? ये सिर्फ तभी हो सकता है ना कि जब, क्या कहते हैं, आपका घर बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं आपको सच बताता हूँ अपने बारे में, ठीक है। तो पहले मैं जिस घर में रहता था तो मेरे को लगता था कि हाँ जी चलो, क्या कहते हैं, यूरोप में रहना अच्छा है। मैंने अभी 2 साल हुए मैंने घर शिफ्ट किया है। अब मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट जगह पे रह रहा हूँ और इतना बढ़िया घर है, कोई जरूरत ही नहीं है यूरोप में तो छोटा सा घर मिलेगा, समझे आप। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल, मेरे पास यूरोप में भी घर है, ठीक है, बट आई वोंट लाइक टू स्टे इन यूरोप because I'm living in a good locality, everything is good. Why would I think of shifting to Europe? ये बिल्कुल सच है। वो यही चेक करना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी क्या अट्रैक्शन है जिसका यहाँ पर 2 एकड़ का फार्म हाउस है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ।
आप में से कई लोगों का पंजाब में 2 एकड़ या 20 एकड़ का भी फार्म हाउस होगा। आप अगर यूरोप चले जाओगे ना, जाके आप रह भी जाओगे 3 महीने की जगह 6 महीने, आप वापस आ जाओ। ये रियलिटी, ठीक है। So that is what they are saying. If the person is, wealthy from the background, that person should be given a visa. A person who is not wealthy from the background should not be given visa. As simple as that. Clear है? तो यहाँ पर जो क्लाइंट वेल्दी नहीं है उसको किस तरह वेल्दी बनाएंगे, वो आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है जी सर। तो आपको आगे की क्लास में सिखाएंगे कि उसे वेल्दी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। वेल्दी बनने का एक ही तरीका, पढ़ाई लिखाई करो, वेल्दी हो ही जाओगे। पढ़ाई तो कर ही रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्लास हम यही कंक्लूड करते हैं। इससे पहले कि मैं एक क्लास कंक्लूड करूं, आपको बता देना चाहूंगा कि ये नया बैच है, ठीक है, और बेसिक से चल रहे हैं। बेसिक सवाल आप जो पूछ रहे हैं उन सबके जवाब मिल रहे हैं। जो आप एडवांस पूछेंगे उनके जवाब यही बोला जाएगा कि आगे मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सवाल जरूर पूछते रहे। और ये क्लास हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को है, ठीक है। तो आज मंगलवार है, क्लास हो गई शाम को 7 बजे। अब वीरवार को ये क्लास है शाम को 7 बजे। शनिवार को नहीं होगी क्योंकि शनिवार को दिवाली है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये इंग्लिश में नाम बता दें वीक्स के जो बता रहे हैं। हाँ जी, इंग्लिश में बताया था। मतलब दिस क्लास हैपेंस एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ओके। At the same time, meeting ID will remain same, passcode will remain same, but this Saturday the class will not happen because Saturday to Monday is a Diwali holiday, okay. So there are no classes on Saturdays, Sundays and Mondays. Sundays otherwise also we don't give any kind of classes. So Saturday is also off if you have any kind of classes, and Monday is also a holiday if you have any kind of classes, right? This particular new batch which we have started now is going to have a class on Thursday at 7 p.m. Other students, whatever classes you are taking are happening the same way, right? So you know that very well. ठीक है, तो आप लोग ये क्लास छोड़ सकते हैं। मैं एक बार ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्हों की मेरे साथ 8 बजे क्लास है वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ओके जी।